मेरी छोटी बहन दौड़ती हुई मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, आपी मुझे वो लाल चूड़ियाँ दो ना जो आपने अरीका की मेहंदी में पहनी थी। उसकी बात पर मैं बोली कि हानिया कैसी बातें कर रही हो, मेरे नाप की चूड़ियाँ तुम्हें कहाँ से आएंगी, पहले अपनी नाजुक कढ़ाई को तो देखो। मैंने उसका मजाक उड़ाया जब हानिया फौरन बोली कि आपी कुछ टाइम के लिए पहननी है, प्लीज दे दो ना। उसने गोया मेरी मिन्नतें की थी। तब मैंने अपना फौरन चूड़ियों वाला डब्बा उसके पास लाया जिसमें वो लाल चमकती। उसने झट से उठा ली और बाहर भाग गई। मैं उसके पीछे भागी कि अरे हानिया रुक जाओ, मेरी बात तो सुनती जाओ। वो भागते हुए एकदम से पीछे पलट कर, क्या है आपी, मैं पहले ही लेट हो रही हूँ। जब मैंने उससे कहा कि देखो अनिया, अम्मा को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम ये चूड़ियाँ भी रात के वक्त पहन कर जा रही हो, ठीक है ना, छुपा कर जाना। मेरी बात पर वो तंग आकर बोली, कुछ नहीं होता आपी, अम्मा अपने रूम में। ये कहकर वो तो चली गई जबकि मैं बहुत घबराने लगी। मेरा नाम नादिया है। मैंने कुछ ही दिन पहले अपनी ग्रेजुएशन मेरी मंगनी मेरे तायाजाद उमर के साथ हो गई। मुझको बचपन से चूड़ियाँ बहुत पसंद थी, लेकिन अम्मा सख्ती से मना करती कि तुम्हारी उम्र की लड़कियों को चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कभी कभार उनकी मिन्नत करके चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। चूड़ियाँ खरीदने का तो बेहद शौक है। जहाँ कोई खूबसूरत चूड़ी देखी मेरा दिल फौरन उसे खरीदने के लिए मचल जा। मैंने ये लाल चूड़ियाँ तो बहुत पहले की खरीदी हुई जो मेरी कुल्हाई पर काफी जचती थी, पर अम्मा हमेशा मुझे मना कर, नादिया खबरदार जो तुमने ये चूड़ियाँ पहनी। मैं असल में डरती थी। उनके टाइम में उनकी एक दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो वो कभी भूल नहीं पाई, और अम्मा हमेशा मुझे वही किस्सा सुनाती कि हमारे गांव में खूबसूरत लड़की ने ऐसे ही लाल चूड़ियाँ पहनी, लेकिन जैसे ही वो अपनी दोस्त की शादी पर गई तो उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे। बाद में पता चला कि उस पर जिन्नात आशिक हो गए थे। अजीब से दौरे पड़ने लगे। बाद में पता चला कि उस पर जिन्नात आशिक हो गए थे। वो जब भी उन लाल चूड़ियों को देखती तो डर जाती और मुझसे कहने लगती, नादिया अब तुम ये चूड़ियाँ तोड़ ही दो। मगर न जाने क्या बात थी कि उन चूड़ियों पर ही मेरा दिल था। अम्मा की बात सुनकर मैंने वो चूड़ियाँ तो रख दी, पर अम्मा को साफ इनकार कर दिया कि ये मेरी पसंदीदा चूड़ियाँ हैं, मैं इन्हें कभी भी नहीं तोड़ूंगी। अब तो वो मेरे साथ मेरी बहन की भी फेवरेट बन गई। हानिया मुझसे 6 साल छोटी थी और उस वक्त 9th क्लास में पढ़ रही थी। वो बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखती। उसके ब्राउन बाल और शहद के रंग जैसी आंखें थी। वो बहुत ही ज्यादा शरारती थी और मेरी लाडली। उसकी कोई फरमाइश रद्द करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसलिए आज छुप छुपा कर वो मुझसे लाल चूड़ियाँ ले तो गई, पर मैं बहुत ज्यादा परेशान। आज उसकी सहेली की सालगिरह थी। वो मोहल्ले के कोने में रहती। घर तो इतना दूर नहीं था, मुझे इस बात की तसल्ली थी। मैंने दिल को समझाया और जैसे किताबें पढ़ते उसमें गुम ही हो जाती कि मुझे पता ही न चल। रात के 12 बज गए थे। मेरे फ़ोन पर उमर का मैसेज आया। उसकी आदत थी कि रात सोने से पहले वो मुझे गुड नाइट का मैसेज ज़रूर करता। मैंने उसे रिप्लाई किया और जैसे ही मैंने वक्त देखा फौरन ही किताब साइड पर रखकर तड़प कर उठी, क्योंकि अभी तक हानिया वापस नहीं आई। अम्मा तो कब की सो गई थी। मैं बेचैनी से उठकर कमरे के चक्कर काटने लगी। मैं बार बार दरवाज़ा देख रही थी। फिर थक हार कर मैंने यही फैसला किया कि मैं उसकी सहेली के घर जाकर उसे खुद ले आती हूँ। मुझे उस पर काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि शाम को तो उसने मुझसे कहा था कि वो जल्दी आ जाएगी, पर अभी तक नहीं आई। मैंने दुपट्टा सही किया और अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल गई। मैं उसकी दोस्त अलीशा के घर पहुंच गई। दरवाज़ा उसके वालिद ने खोला और मुझे देखकर परेशान हो गए। मैंने उन्हें जल्दी से सलाम किया और उनसे पूछा, हारून चचा, हानिया आपके घर है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, वो तो यहाँ नहीं है। इतने पूछने पर जो उसकी सहेली ने मुझे बताया, वो सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल कि हानिया तो अलीशा के साथ चौक वाले बाबा जी के साथ गोलगप्पे खाने गई थी और कह रही थी कि वहीं से वापस घर चली जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो लोग भी परेशान थे कि हानिया अभी तक घर नहीं पहुंची। हारून चचा ने मुझे कहा कि बेटा परेशान न हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और चचा भी मेरे साथ चल पड़े। गोलगप्पे का ठेला जिस चौक पर लगता था वहीं रात तक रश तो होता, लेकिन हानिया अकेले वहाँ रुक कर क्या करेगी, ये सवाल मेरे दिल में था। हारून चचा और मैं जैसे ही चौक पर पहुंचे तो वहाँ कोई ठेला नहीं था, लेकिन ये देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि उस बेरी के दरख्त के नीचे मेरी बहन का बेजान वजूद पड़ा था। सड़क के पास एक बहुत पुराना बेरी का दरख्त था और हम लोग बचपन से उसे देखते आ रहे थे। दिन भर यहाँ मुख्तलिफ ठेले वाले खड़े होते
और रात को एक बुजुर्ग गोल गप्पे की रेहड़ी लगाते देखते आ रहे थे। दिन भर यहाँ मुख्तलिफ ठेले वाले खड़े होते और रात को एक बुजुर्ग गोल गप्पे की रेहड़ी लगाते, जिस पर रात गए तक उस इलाके के लोग गोलगप्पे खाने आते रहते। मैं उसे ऐसी हालत में देखकर कांप गई। तड़प कर उसके पास गई, उसे उठाने की काफ़ी कोशिश की। हारून चचा ने मुझे तसल्ली दी और कहा, शायद ये खेलते खेलते यहाँ सो गई हो, मैं इसे तुम्हारे साथ उठाकर घर ले जाता हूँ। मैं इधर उधर देखने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई हानिया को इस तरह बेहोश पड़ा देखे। चचा जी भी ये बात समझते थे। वो मेरी मदद से उसे लेकर घर आ गए। मैंने चचा से कहा कि अच्छा, मेरी अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए कि हानिया रात को इस वक्त तक घर से बाहर थी, वरना वो मुझसे बहुत नाराज़ होंगी। हानिया की ज़िद की वजह से ही मैंने इसे सालगिरह में जाने की इजाज़त दी थी। उन्होंने तसल्ली दी और कहा कि वो किसी को नहीं बताएंगे। मैं हानिया को लेकर घर के अंदर चल दी। शुक्र है कि अम्मा की अब तक आंख नहीं खुली। मैंने उसे ले जाकर अपने कमरे में लिटाया, मगर ये देखकर मेरी रूह बार बार कोशिश करने के कुछ ही देर बाद उसे होश आ गया। मैं उससे पूछने लगी कि हानिया, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम बेरी के उस दरख्त के नीचे बेहोश क्यों पड़ी थी? और जब अलीशा अपने घर वापस जा रही थी तो तुम उसके साथ वापस क्यों नहीं आई? पर मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गई। कहने लगी कि आपी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो अभी वापस आई हूँ सालगिरह से घर, आपको क्या हो गया है? उसने मुझसे ऐसे बात की तो मैं और परेशान हो गई। मतलब कि उसे कुछ याद ही नहीं था। मैंने काफ़ी बार उससे पूछने की कोशिश की तो उसे कुछ याद नहीं आया। जब मैंने उससे पूछा कि मेरी चूड़ियाँ किधर हैं, मुझे वापस चाहिए, तो वो कहने लगी, आपी, मैंने तो वो अलमारी में रख दी थी, मगर मैं आपको अभी लाकर वापस करती हूँ, आप फिक्र मत करें। उसकी बात सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि मैंने तो खुद देखा था कि चूड़ियाँ उसकी कलाई में नहीं थी। उसी हालत में उसको घर ले आई थी। वो मेरी अलमारी से चूड़ियाँ लेने गई थी। अब मैं उसका इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद वो जैसे ही वापस आई तो वही लाल चूड़ियाँ उसके पास थी। वो आकर मुझे प्यार से बोली कि आपी, ये ले आपकी चूड़ियाँ, मैंने आपको वापस कर दी हैं, अब तो आप खुश हैं ना? उसने मुस्कुरा कर कहा, मगर मेरा दिल एकदम खौफ से भर गया। जब हानिया घर पर नहीं थी तो चूड़ियाँ अलमारी में कैसे पहुंची? लेकिन उसकी तबीयत को देखकर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उससे, और वो भी जवाबन मुस्कुरा दी। पर मेरा दिल खौफ के मारे तेजी से धड़कने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम्हें भूख तो लगी होगी, मैं तुम्हें खाना ला दूं? तो वो कहने लगी, आपी, क्या हो गया आपको? कुछ देर पहले तो मैंने खाना खाया है आपके साथ ही और मुझे नींद आ रही है, बस मुझे सोने दें। ठीक है, कहकर वो बिस्तर पर लेट गई। बहुत जल्दी सो गई। मैं काफ़ी देर तक उसको देखती रही और सोचती रही कि ये क्या माजरा है। फिर मैं भी उसके नज़दीक लेट गई। सोते वक्त उसका हाथ पकड़ लिया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो चुप चुप से हानिया वॉशरूम गई तो काफ़ी देर तक बाहर नहीं निकली। मुझे अब गुस्सा आया। मैं वॉशरूम के दरवाजे के पास गई और ज़ोर से हानिया से कहा, जल्दी बाहर निकलो, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है। कुछ देर बाद वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और खाली खाली नज़रों से मुझे देखती बिस्तर पर जाकर बैठ गई। अब मुझे थोड़ी और परेशानी हुई। मैंने जाकर उसके माथे पर हाथ रखकर देखा तो उसे सख्त बुखार था। मैंने उसे वापस बिस्तर पर लिटाया और जाकर अम्मी को बताया कि हानिया स्कूल नहीं जाएगी, उसे तेज़ बुखार है। अम्मी भी ये सुनकर परेशान हो। अम्मी नाश्ता लेकर कमरे में गई और हानिया को प्यार से कहने लगी, बेटा नाश्ता कर लो ताकि तुम्हें दवाई दे सकूं। हानिया चुपचाप उठकर बैठ गई और तेज़ी से खाना शुरू कर दिया। मैं और अम्मी उसकी स्पीड देखकर हैरान थे, क्योंकि वो तो सुबह के वक्त बच्चों की तरह नखरे करके नाश्ता करती और सब कुछ बचा कर रख जाती। हैरत की बात ये थी कि वो मुसलसल चुप थी। मैं तो जानती थी कि रात का वाक़या क्या हुआ है। नखरे करके नाश्ता करती और सब कुछ बचा कर रख जाती। हैरत की बात ये थी कि वो मुसलसल चुप थी। मैं तो जानती थी कि रात का वाक़या क्या हुआ है, लेकिन अम्मी तो बेखबर थी। उन्होंने हानिया को बुखार की दवाई दी और साथ ही मुझे कहा, छोटी बहन का ख्याल रखना। अम्मी को आज दादी की तरफ जाना था। दादा के इंतकाल को कुछ ही वक्त हुआ था और दादी छोटे चचा के साथ दूसरे गांव में रहती थी। उस वाक़े के बाद हानिया काफ़ी सहमी हुई थी। वो चुपचाप थी। जैसे ही अम्मी गांव जाने के लिए निकली, मैं अपने कमरे में गई जहां हानिया बेखबर सो रही थी। उसे अभी भी तेज़ बुखार था। मैंने अपनी चादर निकाली और अलीशा के घर जाने के लिए दरवाज़ा बाहर से बंद करके निकल गई। मैं उससे पूछना चाहती थी कि कल रात हुआ क्या था। हारून चचा और उसके घर वाले हमारे बहुत पुराने पड़ोसी थे। अब्बा के सऊदी अरब जाने के बाद हमें जब भी कोई काम होता
तो हारून चचा से ही कहते। अब्बा अक्सर 3-3 साल बाद वापस पाकिस्तान आते। चचा दुखे, आज अलीशा भी स्कूल नहीं गई। मैं ये देखकर हैरान हुई और कहने लगी, अच्छा ही हुआ, वरना मैं किससे पूछती कि रात क्या हुआ था। चची मुझे देखकर खुश हो गई और कहने लगी, आओ बेटा बैठो, बहुत दिन से तुम और भाभी ने चक्कर नहीं लगाया। मैंने तो अलीशा से कहा था कि अपनी सालगिरह पर तुम लोगों को भी बुला दे, लेकिन तुम लोग आए नहीं। मैंने चची से बातचीत की तो मैंने महसूस किया कि अलीशा चुपके से उठकर बाहर की तरफ, उसके चेहरे पर काफ़ी अजीब से तासुरात थे। मैंने चची से कहा कि चची, मुझे अलीशा से कुछ ज़रूरी बात पूछनी है। रात से हानिया की तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ चुप चुप और डरी डरी सी है। मैं और चचा उसे ढूंढने गए तो वो बेरी के दरख्त के नीचे बेहोश पड़ी मिली। मुझे अलीशा से पूछना है कि गोलगप्पे खाने के लिए जब वो लोग गए थे तो वहाँ पर कुछ हुआ था। चची भी मेरी बात सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, बेटा मैं अभी अलीशा को बुलाती हूँ, कहकर बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद अलीशा मेरे सामने बैठी थी। मैंने उससे पूछा, अलीशा मुझे था। चची भी उसे घूर रही थी। वो अटक अटक कर बोलना शुरू हो गई, आपी, जब गोलगप्पे खाने के लिए हम लोग बैठे तो अचानक मेरे जहन में शरारत आई। मैंने काफ़ी सारे गोलगप्पे मंगवा लिए और जब पैसे देने की बारी आई तो मैं हानिया से ये कहकर घर आ गई कि मैं अपना पर्स भूल कर आ गई हूँ। बस उसको थोड़ा तंग करना चाह रही थी। मैं जब थोड़ी देर बाद वापस पहुँची तो वहाँ पर हानिया नहीं थी। मैंने गोलगप्पे वाले बाबा जी से पूछा कि मेरी दोस्त कहाँ है, तो वो मुझे कहने लगे, बेटा तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद एक शख्स आया था, उसने मुझे तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के पैसे दिए। कुछ देर बाद जाकर हानिया से बात की और हानिया उसका हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। आप ही, मुझे नहीं मालूम कि फिर क्या हुआ। ये सुनकर मुझे एकदम गुस्सा। मैंने तेज़ आवाज़ में कहा, अलीशा ये कौन सा मजाक है? वो तुम्हारी सालगिरह के लिए इतनी खुश थी और तुम उसे अकेली छोड़कर घर चली आई। जब तुम्हें यह भी मालूम था कि वो किसी शख्स के साथ, और तुम उसे अकेली छोड़कर घर चली आई। जब तुम्हें यह भी मालूम था कि वो किसी शख्स के साथ गई है तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? चची भी अलीशा की बात सुनकर सख्त गुस्से में थी। वो भी उसे बुरा भला कहने लगी। अब अलीशा ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, आपी मुझे माफ़ कर दें, मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। चची शर्मिंदगी से मेरी तरफ देख रही थी और मुझसे कहने लगी, बेटा मैं इसकी तरफ से माजरत करती हूँ, मगर ये भी बच्ची या नादान है। मेरा दिल सख्त बुरा हो चुका था। मैं वहाँ से परेशान होकर उठी। चची ने मुझे कहा भी तो था कि मेरे साथ चलती हैं और हानिया से पूछने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मेरे जहन में तो अब तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। कहीं मेरी बहन के साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया। वो शख्स मेरी बहन को इससे आगे मुझसे सोचा ही नहीं गया। वो लड़की ज़ात थी, अगर कुछ ऐसा हो गया तो सारी उम्र के लिए बदनामी हो जाएगी। मैं दिल ही दिल में खुद को मुलम्मत कर अलीशा के घर जाने ही क्यों दिया। जब मैं घर पहुंची और अपने कमरे में गई तो ये देखकर मेरा दिल एकदम से बंद हो गया। हानिया तो बिस्तर पर थी ही नहीं, हालांकि दरवाज़ा मैं बाहर से बंद करके गई थी और अब तक बंद था, और चची भी मेरे साथ ही ताला खोलकर खुद ही अंदर दाखिल हुई थी। मैंने पागलों की तरह पूरे घर में हानिया को ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैं घबरा कर रोने लगी। एक बार दिल में ख्याल आया कि अम्मा को कॉल करके सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो गई कि इस तरह से बात हमारे ख़ानदान तक पहुंच जाती। मेरा रिश्ता भी ख़ानदान में हुआ था। अब्बा के जाने के बाद सभी ने जोर दिया था कि अब अम्मा को अकेले शहर नहीं रहना चाहिए, बल्कि गांव जाकर रहना चाहिए। लेकिन अम्मा हानिया की तालीम की वजह से शहर में ही रुकी थी। चाहती थी कि हानिया भी शहर में रहकर तालीम हासिल करे। अब अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो अम्मा की तो शामत आ जानी थी। फिर मैंने सोचा कि उमर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अगर मैं उसे ये सब फ़ोन करके बताऊंगी तो हो सकता है वो मेरी बात को समझे और मेरी मदद करे। मैंने अपना फ़ोन उठाया और अभी उमर का नंबर डायल करने ही वाली थी कि अचानक मुझे हानिया छत से उतरती नजर। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो रहा था। मैं दौड़कर उसकी तरफ भागी और उसे कंधों से पकड़कर पूछने लगी, हानिया बेटा तुम कहाँ थी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बिस्तर से क्यों उठी? हानिया ने मुझसे अपना आप छुड़वाया और अंदर जाने लगी। मुझे ये देखकर गुस्सा आ गया। मैंने एक झटके से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और गुस्से से कहने लगी, क्या बदतमीजी है ये? कल रात से तुम्हारा रवैया देख रही हूँ। किसके साथ गई थी तुम, और वो तुम्हें कहाँ ले गया था? उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? चुपचाप मुझे बता दो ताकि मैं इस मसले का कोई हल निकाल सकूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और फिर मैं अम्मा को भी बता दूंगी।
हानिया ने अब की बार सख्त गुस्से से मुझे, मैं उसके तेवर देखकर हैरान रह गई। हम दोनों बहनों में बहुत प्यार था। मैं शुरू किया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल। इसको परेशान मत करो, ये अब से हमारी दोस्त है। अगर तुमने इसे परेशान किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आवाज़ हानिया की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। हानिया ये कहकर वहाँ से रुकी नहीं और बिजली किसी तेजी से जाकर कमरे में दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं खौफजदा होकर वहीं रखी कुर्सी पर जैसे मैंने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। इस बात का क्या मतलब था? अब मैंने उमर को कॉल की और उसे सब कुछ बता दिया। उमर हमसे कुछ दूर एक कंपनी में जॉब करता था। उसने मुझे कहा कि परेशान मत हो, मैं फ़ौरन तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। मैं अब कमरे में जाने को तैयार नहीं थी। वहीं बैठकर उमर का इंतज़ार करने लगी और 20 मिनट बाद उमर घर पहुंच गया। उमर भी सख्त परेशान। अब्बा ने उसे जाते वक्त ताकीद की थी कि वो हम लोगों का ध्यान रखे। वो मुझे तसल्ली देकर उठा और कमरे का दरवाज़ा बजाने लगा ताकि हानिया से बात कर सके, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब हम दोनों ही परेशान हो गए। उमर का दरवाज़ा बजाने लगा ताकि हानिया से बात कर सके, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब हम दोनों ही परेशान हो गए। उमर बहुत प्यार के साथ हानिया और कहने लगा, हानी बेटा दरवाज़ा खोलो, भाई तुमसे मिलने आए। लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। उमर परेशानी से मेरी तरफ देखने लगा, फिर मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए पिछली तरफ से खिड़की की तरफ से आगे बढ़ा। मैं भी उसके साथ ही चल रही थी। उमर ने खिड़की पर जोर दिया तो अंदर से खुली हुई थी। उमर कमरे में कूद गया और मैं भी कमरे में झांक कर देखने लगी तो बिस्तर पर हानिया थी नहीं। उमर ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल दिया। मैं भी कमरे के अंदर चली गई। हम दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बंद कमरे से हानिया कहाँ जा सकती? हमने पहले उसे घर पर तलाश किया, फिर मैं और उमर उसे छत पर देखने गए। हानिया कहीं भी नहीं थी। मैंने घबरा कर रोना शुरू कर दिया। उमर ने मुझे हौसला दिया और कहने लगा, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर ताई अम्मी को कौन देखेगा? अभी तो उन्हें मालूम। फ़ोन निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई और उससे पूछा कि उसके अंकल हमें अभी मिल सकते हैं। उसके दोस्त ने कुछ देर बाद फ़ोन करने को कहा और फ़ोन बंद कर दिया। 15 मिनट बाद उमर के फ़ोन पर कॉल आ गई। उसके दोस्त ने बताया कि वो अपने अंकल को लेकर उसके घर पहुंच रहा है। मैं जितना चाहती थी कि मोहल्ले में किसी को इस बात की भनक न पड़े, उतना ही मामला ख़राब होता जा रहा। लेकिन खैर, अब सवाल आनिया की ज़िंदगी का था। मैंने उमर की तरफ देखकर कहा, क्या हमें अम्मा को बता देना चाहिए? सो उमर ने परेशानी से कहा, अभी कुछ देर रुको, देखते हैं शाहजी इस बारे में क्या बताते हैं। थोड़ी देर बाद उमर का दोस्त अपने अंकल के साथ वहाँ पहुँच चुका था। वो एक बुजुर्ग इंसान थे। उनके चेहरे से जैसे नूर टपक रहा था। उनके हाथ में एक लंबी सी तस्बीह थी और उमर और मैं एहतराम से खड़े हो गए और जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुए चौंक कर रुक गए। फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह घुमाते हुए इधर उधर देखने लगे। अब उनका रुख सीढ़ियों की तरफ था। वो छत पर चढ़ने लगे तो हम तीनों भी उनके पीछे पीछे ही छत पर पहुंच गए। छत पर पहुंचने के बाद शाह साहब पढ़ाई करते करते मशरक की दीवार के पास जाकर रुक। हमारी छत की दीवारें ऊंची थी। उन्होंने इशारे से अपने भतीजे को कुछ कहा। वो उमर से कहने लगा कि दीवार के बराबर में कोई चीज़ रखो, अंकल उस पर खड़े होना चाहते हैं। दीवार पर एक छोटी सी पुरानी टेबल पड़ी थी। उमर ने भागकर वो टेबल उठाई और दीवार के साथ में रख दी। शाहजी संभल कर उस पर खड़े हो गए और दीवार की तरफ देखने लगे। घर के उस तरफ सड़क थी और सड़क के दूसरी तरफ कुछ दरख्त थे। दरख्तों की तरफ देखते हुए शाह साहब पढ़ाई करते रहे। फिर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हैरत अंगेज तौर पर दरख्त की शाख खुद ब खुद आगे बढ़कर आ गई। मैं, उमर और उमर का दोस्त हैरत से ये सब देख रहे थे। शाख जैसी हमारी दीवार तक पहुंची, वहाँ से खुद ब खुद एक सीढ़ी नजर आने लगी और ढेर सारे बच्चे छत पर उतरने लगे। बिल्कुल छोटे, कुछ बड़े, कुछ तकरीबन जवान। ढेर सारे बच्चे छत पर उतरने लगे। बिल्कुल छोटे, कुछ बड़े, कुछ तकरीबन जवान। 13 लड़के लड़कियां वहाँ खड़े थे। सबसे आखिर में एक जवान लड़का सीढ़ी से उतरा। उसके दूसरे हाथ में हानिया का हाथ था। हानिया की गर्दन नीचे झुकी हुई थी और वह ऐसे चल रही थी जैसे अपने हो। वो सब बच्चे और नौजवान चुप करके शाहजी की तरफ देख रहे थे। शाह साहब ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर पढ़कर हानिया की तरफ फूंक मारी। एकदम से ऐसे चौंकी जैसे नींद से जागते हैं। उसने फौरन अपना हाथ उस नौजवान से छुड़ा लिया। हैरत से उनकी तरफ देखने लगी और फिर सामने खड़े शाह साहब, उमर और उमर के दोस्त की तरफ देखा। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो दौड़कर लिपट गई और कहने लगी, आपी, ये सब लोग यहाँ क्यों जमा है? मैं तो सो रही थी। एकदम से तेज़ आंधी आई जो मुझे उठा कर ले गई
शाह साहब एक नामानूस जुबान में उन लोगों से बात कर रहे थे। वो सभी जोर जोर से कुछ बोल रहे थे। कुछ देर बाद शाह साहब ने उस बड़े से देखा और उससे कुछ कहा। पहले तो उसने इनकार में सर हिलाया, फिर जब शाह साहब गुस्से से उससे कुछ कहने लगे तो उसने गर्दन झुका ली। फिर शाह साहब ने उन्हें वापस जाने का इशारा किया तो वह सब एक एक करके उसी सीढ़ी से दीवार पर चढ़े और दरख्त की उस शाख से चलते हुए जाकर गुम हो गए। दरख्त अपनी पहले वाली हालत में वापस आ चुका था। शाह साहब दोबारा से कुछ पढ़ने लगे और फिर हानिया पर फूंक मारी। फिर मेरी तरफ देखकर सख्त लहजे में कहने लगे, बेटी, तुम जानती हो कि रात गए तक घर से बाहर रहना और ऐसे दरख्तों के नीचे जाना जो बहुत कदीम हो, ये सब बच्चे बच्चियों के लिए सही नहीं है। फिर भी तुमने बहन को मना नहीं किया। अब वो बच्चे इस बात पर बाज़िद हैं कि ये उसकी दोस्त है और वो उनसे खेलने के लिए भी आएंगे, इसको अपने साथ भी लेकर जाएंगे। मैं ये सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, शाह साहब, मेरी बहन तो मुझसे कह के गई थी कि वो अपनी दोस्त के घर जा रही है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये गोल गप्पे खाने के लिए रात के उस वक्त बेचते हैं और बच्चे बड़े सभी रात को देर तक जाकर वहाँ से गोलगप्पे खाते हैं। शाह साहब ने मेरी बात सुनकर आंखें बंद कर ली और फिर काफ़ी देर बाद बताना शुरू किया। बेरी का वो दरख्त बहुत कदीम है और वहाँ पर जिन्नात का पूरा ख़ानदान रहता है। तुम्हारी बहन और उसकी दोस्त ने कोई शरारत की है जिसकी वजह से नौजवान लड़का तुम्हारी बहन की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो बार बार कह रहा है कि वो इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। मैंने इसे समझा दिया है, लेकिन फिर भी तुम लोग ख्याल रखना। हम सब लोग नीचे उतर कर आ गए। शाह जी ने एक तावीज़ बना कर दिया और कहा कि इसे बच्ची के गले से जुदा नहीं। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि अम्मा को मालूम हुए बिना ही जो मसला था हल हो गया, मगर मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये सुकून। वो लोग चले गए तो उमर भी मुझे तसल्ली देकर चला गया। अम्मा रात को वापस नहीं आती। उन्होंने फ़ोन करके मुझे बता दिया। मैं अपनी बहन हानिया के साथ सुकून की नींद सो गई। अगले रोज़ सब कुछ ठीक रहा। हानिया खुद ही वक्त पर उठ गई और कहने लगी, आपी, मुझे नाश्ता बना दे, मुझे स्कूल जाना है। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने चली। हानिया की वैन वाला भी जल्दी आ गया था। इस सब के बीच में मैं ये भूल गई थी कि मुझे हानिया के गले में वो तावीज़ बनाकर डालना था। रात को हानिया सो रही थी, इसीलिए मैंने उसके तकिए के नीचे ही वो तावीज़ जाकर रख। हानिया को स्कूल भेजकर मैं घर के काम काज करने लगी। मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया। कमरे की सफाई करते हुए जब मैंने बेडशीट चेंज की तो शायद वो तावीज़ निकल कर बेड के नीचे जा गिरा। अम्मी को मेरे चचा छोड़ने के लिए आ गए तो अम्मी ने उन्हें दोपहर के खाने पर रोक लिया और कहने लगी, नादिया बेटा, जल्दी से दोपहर का खाना बना लो। हानिया भी स्कूल से पहुंचने वाली और तुम्हारे चचू भी खाना खा लेंगे। मैं फ्रिज से गोश्त निकाल कर किचन में चली। मैंने कढ़ाई बनाई, सलाद, रायता और गरम गरम फुलके उतारने लगी। ये एकदम दरवाज़ा तेज़ी से खुला और हानिया भागती हुई कमरे में चली गई। अम्चू हानिया को देखकर बहुत मोहब्बत से उठे कि उसके सर पर हाथ रख। अम्मी उसको आवाज़ देती रह गई, लेकिन उसने कमरे में घुसते ही दरवाज़ा ज़ोर से दे मारा। चचू ये देखकर हैरान रह गए और अम्मा से पूछने लगे, भाभी, सब खैरियत तो है ना? हानिया तो बहुत ही समझदार लड़की है, फिर आज ये सब क्या है? अम्मी चचू से शर्मिंदा हो गई। मैं भी किचन से भाग कर निकली। मेरी तरफ वो घूरने लगी। मुझे कहने लगी, नादिया, तुम दोनों बहनों की कोई लड़ाई तो नहीं हुई? आज से पहले तो हानिया ने कभी ऐसा नहीं किया कि वो सलाम किए बिना घर में दाखिल हुई हो। मैंने थूक निकलकर अम्मा से झूठ बोला कि अम्मा, सुबह मेरी आंख नहीं खुली और हानिया बिना नाश्ता किए स्कूल गई थी। इसी बात पर शायद नाराज़ है और ऊपर से मैंने इसे थोड़ा डांट भी दिया था कि अब बड़ी हो गई हो, खुद भी उठ सकती हो। अम्मा मेरी तरफ दुख से देखने लगी और चचू हंसकर कहने लगे, अरे बस इतनी सी बात थी भाभी, कोई बात नहीं, मैं भी जाकर बेटी खाना खाएगी। चचू ने कदम हानिया के कमरे की तरफ बढ़ाए और मैं दिल ही दिल में अपने आप को कोस रही थी। मुझे अपनी गलती याद आ गई। चचू ने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा एकदम से खुलता चला गया। चचू कमरे में दाखिल होते ही हानिया को आवाज़ें देने लगे, लेकिन पूरा कमरा खाली। चचू के पीछे अम्मी और अम्मी के पीछे मैं थी। मेरा दिल एकदम से धक कर अम्मा पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। चचू भी हैरान परेशान से। हमने पूरे घर में हानिया को ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। मैं जानती थी कि वो कहाँ है। अम्मी अपना सर पकड़कर बैठ गई और चचू मुझसे पूछने लगे, बेटा क्या मामला है, खुल कर बताओ, छुपाने की कोशिश मत करो। मैंने मजबूरन उन्हें सारी बात बता दी। जैसे जैसे मैं बात करती जा रही थी अम्मा सदमे से रोने लगी।
चच्चू ने फौरन फ़ोन करके उमर को बुला लिया। उमर भी पहुंच गया। अम्मा अब मुझे कहे जा रही थी, मुझे क्या मालूम था कि अपनी छोटी बहन का ख्याल भी तो तुम नहीं रख सकती, इतनी बड़ी गया। अम्मा अब मुझे कहे जा रही थी, मुझे क्या मालूम था कि अपनी छोटी बहन का ख्याल भी तो तुम नहीं रख सकती, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने माँ को फ़ोन करना ज़रूरी नहीं समझा। इसको कहते हैं कि खाली कद और उम्र बढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक इंसान का दिमाग न बढ़े। मैं भी घबरा कर रोने लगी। चच्चू अम्मी को हौसला देने में लगे थे और उमर से पूछने लगे कि बेटा उस बुजुर्ग को दोबारा राब्ता करो, हमें हर हाल में बच्ची वापस चाहिए। उमर भी मुझे देखकर परेशान था। उसने मुझे कहा कि रो मत, लेकिन इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो। अब मैं क्या बताती कि मेरे जहन से कैसे ये बात निकल गई। शायद ये भी उसी जिनजात की कार्रवाई थी। थोड़ी देर बाद उमर के दोस्त ने वापस राब्ता किया और हमें ये खबर सुनाई कि उसके अंकल तो सुबह ही तबलीग के लिए निकल गए हैं और रास्ते में सिग्नल्स की वजह से राब्ता भी नहीं हो पा रहा। अब हम बिल्कुल ऐसे खड़े थे कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। चचा कुछ सोचने लगे और उमर को अपने साथ लेकर बाहर निकल गए। शायद उनका जानने वाला कोई आमिल था। थोड़ी देर बाद वो दोनों आमिल को लेकर घर पहुंच गए। उमर ने पूरी तफसील के साथ उसे सारी बात बताई। उस आमिल को देखकर न जाने क्यों मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें बिल्कुल गोल थी। उसका हुलिया भी अजीब था। उमर उसको लेकर छत पर चला गया। वो लोग काफ़ी देर छत पर रहे, लेकिन कल की तरह ना तो हानिया वापस मिली और ना ही वो जिन्नात। उस शख्स ने तरह तरह की चीज़ें मंगवा कर छत पर ढेर कर लिया और फिर बैठकर पढ़ाई करने लगा। बजाय इसके कोई बेहतरी होती। घर में हर तरफ से बड़ी बड़ी मकड़ियाँ निकलकर पूरे सहन में फैल गई। हम दोनों माँ बेटी ये देखकर एक तख्त पर बैठ गए। घर से अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें भी आ रही थी। मैंने डर कर चीख मारी और उमर को नीचे बुला लिया। उमर भी देखकर परेशान था। चच्चू बजिद थे कि ये आमिल बहुत पांचा हुआ है और यह आमिल भी उमर की बात सुनकर गुस्सा हो गया। चच्चू ने उसे फौरन 5,000 रुपये दिए। उनसे वापस जाने को कहा। जाते जाते मेरी तरफ देखकर वो कहने लगा, अगर तुमने इलाज मुकम्मल नहीं करवाया तो हो सकता है वो लोग तुम्हारी बड़ी बेटी को भी उठाकर ले जाएं। उमर ये सुनकर गुस्से से बेकाबू होकर उसकी तरफ लपका, लेकिन चच्चू ने उसे रोक लिया। वो शख्स हंसता हुआ वहां से चला गया। अब उमर चच्चू से लड़ रहा था कि चच्चू ये किस जाहिल को उठाकर ले आए। मैं और अम्मी मुसलसल रो रहे थे। उमर के जहन में ख्याल आया। उसने मुझसे पूछा, नादिया याद करो वो तावीज़ कहाँ है। मैं और उमर भागकर कमरे में गए। मैंने सबसे पहले दोनों तकियों के कवर उतार फेंके, फिर हर जगह तावीज़ को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा गायब हुआ जैसे उसको ज़मीन खा गई हो या आसमान निकल गया हो। मैं और उमर मायूस होकर बैठ गए। चच्चू भी गाँव वापस नहीं गए और रात हो गई। उमर जगह जगह फ़ोन करके कोई ऐसा बुज़ुर्ग तलाश करने की कोशिश कर रहा था जो उस मामले को हल कर सके। वो कई लोगों से जा मिला, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं हुई। वो रात हम सब पर बहुत भारी गुजरी। हमारे लाख छुपाने के बावजूद हमारी गली में बात फैल गई कि हानिया अचानक घर से गायब हो गई। मोहल्ले की औरतें अम्मी को दिलासा देने के बहाने घर आने लगी। हारून चचा और नसरीन चची भी आ गए। अलीशा उनके साथ नहीं थी। नसरीन चची डरते डरते अम्मी को बताने लगी कि आपा, जब से हानिया के साथ मसला हुआ है तब से अलीशा की तबीयत भी ठीक नहीं। उसको बार बार तेज़ बुखार हो रहा है, नींद से डर कर उठ जाती है, ना ही वो खाना खा रही है। देखते ही देखते दिन गुजर गए। अचानक हारून चचा के घर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मोहल्ले की औरतें जा जाकर उनके दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रही थी। जब किसी ने अम्मा को बताया तो अम्मा भी सर पर दुपट्टा लेकर उनके घर चली गई। अलीशा की हालत बहुत ख़राब थी। उसका पूरा जिस्म मकुड़। हारून चचा ने उसे चारपाई से बांधा हुआ था, लेकिन चारपाई भी ज़ोर से ऊपर उठती और फिर ज़मीन पर गिर जाती। चची अम्मा को देखकर उनसे लिपट कर रोने लगी। हारून चचा मोहल्ले की इमाम साहब को बुला कर ले आए। उन्होंने अलीशा की हालत देखी तो वो भी परेशान हो गए। अपने तौर कोशिश करने लगे, लेकिन वो जो भी पढ़ते अलीशा बुरी तरह से हंसने लगती। अचानक किसी ने इमाम साहब को उठाकर नीचे फेंक दिया। अलीशा अब कह रही थी, खबरदार किसी ने हमारे करीब आने की कोशिश की, वरना अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद हो गए। उसकी आवाज़ मुकम्मल तौर पर मर्दाना हो चुकी थी। इमाम साहब उठकर घर से बाहर भागे। हारून चचा भी उनके साथ घर से बाहर निकले। वो चचा को बताने लगे कि ये मामला मेरी पहुंच से बाहर का है।
میں آپ کو ایک بزرگ کا پتہ دیتا ہوں، اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو آپ کی بچی کی جان بچ سکتی ہے اور ہانیہ بھی واپس آ سکتی ہے۔ ہارون چچا وہ پتہ ملتے ہی اس بزرگ کو ڈھونڈنے نکلے تو میرے چچا ان سے کہے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ گاؤں واپس نہیں گئے، مسلسل ہمارے ساتھ تھے۔ وہ لوگ فوراً گھر سے چلے گئے۔ کافی دیر بعد چچا کا فون آیا، وہ کہنے لگے ہانیہ کے کمرے کو باہر سے بند کر دو، وہ بزرگ ہمیں مل گئے اور ہم ان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ امید زندہ ہو گئی تھی کہ اب ہماری ہانیہ مل جائے گی۔ تھوڑی دیر میں وہ بزرگ آ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے مجھے ہانیہ کے بارے میں پوچھا اور چچا ہارون سے بھی پوچھا کہ وہ بچی کہاں سے ملی تھی۔ پھر فوراً اسی درخت کے پاس گئے۔ لوگ یہ سن کر کہ یہاں جنات کا معاملہ شروع ہوا تھا اس جگہ جمع ہو گئے۔ بزرگ نے ان سب سے کہا کہ بھیڑ ختم کر دیں کیونکہ 2 معصوم بچیوں کی زندگی کا معاملہ ہے۔ محلے کے چند جوانوں نے مل کر یہ فریضہ سنبھال لیا اور تمام لوگوں کو اس جگہ سے دور کر دیا۔ اب وہ پڑھائی کرتے جا رہے تھے۔ ادھر گھر میں علیشہ کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی بھی صحن میں خوف سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے تھے۔ محلے کی 1-2 عورتیں بھی ہمارے پاس بیٹھی تھی۔ سبھی اس بات کے منتظر تھے کہ دیکھیں یہ بزرگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہ دونوں بچیاں ٹھیک ہوتی ہیں یا نہیں۔ اچانک ہانیہ کے کمرے سے دردناک آوازیں آنا شروع۔ اماں یہ سن کر دروازہ کھولنے کے لیے بھاگی، لیکن عمر نے دروازے کے باہر تالا ڈالا تھا کیونکہ بزرگ نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ہمارے گھر کی مختلف چیزیں خود بخود ہی گرنا شروع ہو گئی۔ یہی حال تھا چچا ہارون کے گھر کا۔ سب لوگ دل میں قرآنی آیات کا ورد کر رہے تھے۔ وہ عورتیں بھی خوف زدہ ہو کر ہمارے گھروں سے بھاگ گئی۔ عمر مسلسل میرے ساتھ فون میں رابطے پر تھا۔ جب گھر کا شور شرابہ حد سے بڑھنے لگا تو وہ گھر ہی آ گیا۔ عمر حافظ قرآن تھا، اس نے وضو کر کے قرآن پاک اٹھا لیا اور تیز آواز میں تلاوت کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں گھر پرسکون ہو گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، میں اس کا اشارہ سمجھ گئی، اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ اب اس نے قرآن پاک مجھے پکڑایا اور خود بیری کے درخت کے پاس بھاگ گیا۔ گاؤں سے ہماری چچی اور کزن بھی گھر پہنچ گئے تھے۔ ہمیں بھی کچھ حوصلہ ہو گیا۔ 1 گھنٹے بعد عمر کا فون آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ بزرگ گھر آ رہے ہیں۔ جیسے وہ گھر پہنچے انہوں نے عمر سے کمرے کا تالا کھلوایا اور کمرے میں کچھ تلاش کرنے لگے۔ عمر ان کے ساتھ ہی تھا۔ انہوں نے عمر کو بیڈ کے نیچے تلاش کرنے کا کہا۔ وہ تعویذ جو مجھ سے گم ہوا تھا وہ اب مل گیا۔ ان بزرگ نے جا کر وہ تعویذ علیشہ کے گلے میں پہنا دیا۔ جیسے ہی وہ تعویذ علیشہ نے پہنا وہ ایک دم سے پرسکون ہو گئی۔ بزرگ نے ہارون چچا کو کہا کہ وہ علیشہ کو یہیں پر لے آئیں۔ علیشہ کو سامنے بٹھا کر انہوں نے پڑھائی شروع کی تو علیشہ خود بخود بولنا شروع ہو گئی۔ ہم دونوں رات کو گول گپے کھانے گئے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مذاق کر رہے تھے اور گول گپے کھا رہے تھے۔ ہم دونوں میں گول گپے کھانے کی شرط لگی۔ اچانک سے ایک عجیب سے حلیے کا بچہ کر ہمارے پاس کھڑا ہو گیا۔ ہم نے اسے گول گپے کھانے کی فرمائش کی۔ پہلے تو ہم نے اس کا مذاق اڑایا، اسے گول گپے نہیں دیے۔ وہ بچہ رونے لگا اور کہنے لگا تو مجھے گول گپے کھلا دو ورنہ اپنے بڑے بھائی کو بلا لوں گا۔ تو ہم دونوں ڈر گئے۔ ہم دونوں گول گپے لاتے رہے اور وہ بچہ کھاتا گیا۔ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے جتنے وہ بچہ گول گپے کھا چکا تھا۔ اچانک ہمارے ارد گرد بہت سارے بچے ظاہر ہو گئے۔ ہمیں لگا یہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں اور یہ بھی انہی کا ساتھی تھا۔ ہم نے انہیں ڈانٹ کر بگانا چاہا تو اچانک ایک بچے کو ہانیہ کے ہاتھ سے دھکا لگا۔ وہ نیچے جا گرا۔ جیسے ہی وہ بچہ گرا ہمیں لگا کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب ہم دونوں دوستوں کو ہر طرف سے تھپڑ لگنے لگے۔ میں یہ دیکھ کر گھر بھاگ گئی۔ میں نے جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہانیہ نظر ہی نہیں آئی۔ میں گھر آ کر کافی دیر تو بیٹھی رہی، پھر ہمت کر کے واپس آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی گول گپے والے بابا غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے تم دونوں دوست اتنے سارے گول گپے کھا کر بنا پیسے دیے کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے ان سے کہا کہ ہم دونوں دوستوں میں شرط لگی تھی کہ زیادہ گول گپے کون کھائے گا، اور میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے۔ میں گھر سے پیسے لینے ہی گئی تھی۔ میں نے ان کو پیسے دیے اور پھر ان سے ہانیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہانیہ کو آواز دیتے رہے لیکن وہ ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی۔ علیشہ اب ڈر کر رو رہی تھی۔ ان بزرگ نے عمر سے کہا جنات کے بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں، بالکل انسانوں کے بچوں کی طرح۔ وہ جگہ ٹھیک نہیں، اور دوسرا تمہاری کزن اس وقت بہت تیار ہو کر وہاں گئی تھی۔ رات کے اس وقت بچوں کا باہر نکل کر کھیلنا بالکل صحیح نہیں، اور ہانیہ بھی اب بچی نہیں رہی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر ایک جن زاد اس پر عاشق ہو گیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔
پہلے شاہ صاحب نے جو تعویذ بنا کر دیا تھا وہ بچی کے گلے میں ڈالنا تھا، وہاں پر کوتاہی ہوئی۔ اسکول سے واپس آتے وہ بچی اسی درخت کے نیچے کھڑی ہوئی اور اس پر لگے ہوئے بیر توڑنے کے لیے اس پر پتھر مار دیے تو جنات پھر سے غصہ ہو کر پیچھے پڑ گئے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہانیہ خیریت سے ہے، لیکن وہ جن ذات بضد ہے کہ وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا اور اس سے شادی کرے گا۔ پہلے تو معاملہ صرف جنات کے بچوں کا تھا اور شاہ صاحب نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا تھا، لیکن اب معاملہ اس جن زادے کی ضد کا بھی بن چکا ہے۔ میں نے وہاں کے بزرگوں سے بات کی ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلدی اس نافرمان کو حاضر کر دیں گے اور بچی کی یقینی واپس بنائیں گے۔ اب ہمارا دل کچھ مطمئن ہوا۔ امی نے شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، دیکھو میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ وہ چوڑیاں توڑ دو، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ آج انہی چوڑیوں کی وجہ سے میری بچی نہ جانے کس حال میں ہے۔ میں امی سے بہت شرمندہ تھی۔ چچی نے امی کو سمجھایا کہ یہ سب نصیب کا کھیل ہے، ساری بچیاں چوڑیوں کی شوقین ہوتی ہیں، لیکن بس ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ بزرگ نے مجھے کہا کہ بیٹا بہترین قسم کے پیالوں میں کوئی میٹھی چیز بنا کر ڈال دو، اسے ڈھک کر یہاں رکھ جاؤ۔ میں اپنے سوئیاں ڈال کر پکانے لگی۔ تھوڑی دیر میں سوئیاں بن گئی تو میں نے انہیں کھیر کے پیالوں میں سیٹ کر کے بڑے ٹرے میں رکھا اور ان پر رومال ڈال کر بزرگ کے پاس لا کر رکھا۔ ہم سب لوگ دم سادے بیٹھے تھے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر روشنی سے چمکی اور کچھ بزرگ آ کر بیٹھ گئے۔ وہ بزرگ جن کا نام پیر سکندر شاہ تھا، انہوں نے سب کو سلام کیا اور انہیں میٹھا کھانے کے لیے پیش کیا۔ سکندر صاحب ان کے ساتھ کچھ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر خوفناک شکلوں کے کچھ جنات ظاہر ہوئے۔ ان بزرگوں نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر ارکم کو پکڑ کر حاضر کرو۔ وہ چاروں جنات وہاں سے غائب ہوئے اور کافی دیر بعد وہ ایک نوجوان جن زادے کو پکڑ کر لائے۔ وہ کافی خوبصورت تھا، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں پڑی تھی۔ وہ سر جھکا کر بزرگوں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لوگ اس پر سخت ناراض تھے اور کسی زبان میں اس سے کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ بار بار گردن انکار میں لاتا جا رہا تھا۔ اس پر غصے ہو کر ان بزرگوں نے ان چاروں نے لوہے کے کوڑے اس نوجوان پر برسانا شروع کر دیے۔ وہ درد سے چلانے لگا اور جلدی جلدی کچھ کہنے لگا۔ بزرگوں نے محافظ جنات کو کچھ کہا اور وہ وہاں سے غائب ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ کو لے آئے۔ ہانیہ بہت ڈری سہمی لگ رہی تھی، اس کے چہرے اور جسم پر جگہ جگہ نشان تھے، اس کا لباس بھی جگہ جگہ سے پھٹا تھا۔ یہ دیکھ کر پیر سکندر شاہ کے چہرے پر غصے کے تاثرات آ گئے۔ انہوں نے جنات بزرگوں سے کچھ کہا اور دوبارہ سے ارکم پر لوہے کے کوڑے برسنا شروع ہو گئے۔ ارکم کی چیخوں سے پورا گھر جیسے ہل رہا تھا۔ اچانک وہاں پر ایک عورت نمودار ہوئی جو بہت لمبی چوڑی تھی، اس نے سیاہ رنگ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے پیر سکندر شاہ اور ان بزرگ جنات سے کچھ کہنے لگی۔ شاید وہ ارکم کی ماں تھی اور اپنے بیٹے کی سفارش کر رہی تھی۔ پیر سکندر شاہ نے ہم سب سے پوچھا کہ یہ نوجوان ارکم کی والدہ ہے اور اپنے بیٹے کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی ہے۔ آپ کی بچی آپ لوگوں کو واپس مل گئی ہے۔ اب آپ لوگ اس غلطی کو معاف کرنا چاہتے ہیں یا سزا دلوانا چاہتے ہیں؟ اماں اور میں نے فوراً سکندر شاہ سے کہا کہ اس کو معاف کر دیں، لیکن اس سے وعدہ لیں کہ یہ دوبارہ ہانیہ کو پریشان نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی اور بچے کو۔ اس نوجوان کی ماں مڑ کر ہمیں دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر صرف اس کی آنکھیں تھیں۔ اس نے کچھ کہا۔ وہ جنات بزرگوں سے بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ سکندر شاہ نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے چلی جائے اور کبھی دوبارہ اس کو اس دنیا میں نہیں آنے دے گی۔ یہ سن کر ہم سب خوش ہو گئے۔ ارکم اپنی ماں سے کچھ کہنے لگا، لیکن اس کی ماں نے سختی سے انکار کر دیا، جس پر پیر سکندر شاہ نے اجازت دی۔ وہ دونوں دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گئے۔ اس کے بعد وہ جنات بھی وہاں سے چلے گئے۔ پھر سکندر شاہ نے ہانیہ کے گلے میں ایک تعویذ پہنا دیا اور اسے ہدایت کی کہ کبھی بھول کر اسے خود سے جدا مت کرنا۔ پھر مجھے اور امی کو ہدایت دی کہ کبھی بھی ایسی جگہوں پر بچوں کو نہ جانے دیں جہاں پر اثرات ہوں۔ پھر وہ بھی رخصت ہو گئے۔ ہم سب نے سکون کا سانس لیا۔ محلے کے سب لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ہانیہ واپس آ گئی ہے۔ میں نے سب سے پہلے اپنی لال چوڑیاں توڑ دی۔ محلے کی عورتیں بھی ہانیہ سے ملنے کے لیے آنا شروع ہوئیں تو چچا اور عمر نے ان سے معذرت کر لی۔ چچا نے امی سے کہا کہ وہ ہمیں مزید اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہم لوگوں کو بھی گاؤں جانا ہوگا۔ ہم لوگ خود بھی یہاں نہیں رہنا چاہتے تھے اور یوں چند دن بعد ہی ہم وہ محلہ چھوڑ چکے تھے۔ اس بات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ ہانیہ نے گاؤں میں ہی اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ میری شادی عمر سے ہو چکی ہے اور ہانیہ کی شادی عمر کے چھوٹے بھائی عمیر سے۔ جب بھی یہ بات یاد آتی ہے تو دل میں خوف کی لہر سے اٹھتی ہے۔
کبھی کبھی ہانیہ یہ شکایت کرتی ہے کہ اسے نیند میں کسی کا احساس ہوتا ہے، لیکن ہم سبھی اسے کہتے ہیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار رات کو میں پانی پینے کے لیے اٹھی تو میری نظر ہانیہ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مجھے لگا وہاں پر کوئی کھڑا ہے۔ میں نے فوراً سین کی لائٹ جلائی تو دیکھا کہ سیاہ لبادے میں ملبوس ارکم وہاں پر کھڑا تھا۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا، تم وعدہ خلافی کر رہی ہو؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں مجبور ہو کر اس کو صرف دیکھنے کے لیے آتا ہوں۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا اور دھمکی دی کہ اگر دوبارہ کبھی واپس آیا تو اب کی بار سکندر شاہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اس نے ایک نظر مڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر معذرت کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ بھی محبت کا مارا تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا اور نہ ہی دوبارہ کبھی ہانیہ نے کسی خوف کا اظہار کیا۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟